A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you all to DLC, a one-stop solution for all India Bar Examination. Edition at 19th, exam date at 24 of November. जो registration date है, that is closing within a week. So if you guys haven't already registered yourself for all India Bar Examination, do it right away. Do not wait for the last date. You might miss it. This is a golden opportunity for all of you guys to clear this exam in one go right away on this platform. हम इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हमारे साथ ट्यून्ड इन हैं वो इस एग्जाम को वन गो में निकालें. आज का एनालिसिस है कि कैसे 18th एडिशन के बच्चों में 52% ऑफ द कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट फेल टू क्लियर दैट एग्जाम. व्हाई वाज दैट? तो उसके एनालिसिस के लिए हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा द 18th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर. Friends, this is what I have done in this video. I have analyzed each and every question. I have bifurcated them on principally 5 different categories. Based on that categories, my conclusion is this कि आप सिर्फ इसलिए फेल हो गए या क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि आपने बेयर एक्ट की एक थारो रीडिंग नहीं की थी. If you are a good student in your bar, in your 5-year or 3-year course, if you have thoroughly read your exam as of today, if you have elemental knowledge of law, you are going to crack this exam either with this platform or without this platform. This is for sure. आपको करना ये है कि सारे बैरक लेके जाने हैं, सारे बैरक की एक बार रीडिंग लगानी नहीं है जिससे आप लोकेट कर पाएंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक कहाँ से आ रहा है. स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम चेंज नहीं हुआ है, बस उन लोगों ने इन डेप्थ फ्रॉम द बैरक पूछना शुरू कर दिया है. तो द आस्क ऑफ द एग्जामिनेशन हैज इंक्रीज्ड. द आस्क इज ओनली दिस कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ फ्रॉम द बेयर एक्ट है या नहीं है. वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं जो हम लोग का चल रहा है. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th एडिशन के लिए हमारा कोर्स शुरू हो रहा है 20th ऑफ अक्टूबर 2024. इस कोर्स में होगा क्या क्या दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि इस कोर्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम आपको दे पाएँ. कोर्स में क्या क्या है? डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स हैं 8 से लेकर 11 बजे तक. 3 घंटे के डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स रहेंगे. बेयर एक्ट होगा, हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन होंगे, टारगेटेड अप्रोच रहेगी, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए केस लॉज इंपॉर्टेंट हम बताएंगे, पर्सनल गाइडेंस भी देंगे और मैं पर्सनली आपको मेंटोर करूंगा. तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जस्ट 499 और प्राइस इसलिए रख रखी है ताकि सभी लोग इसको अवेल कर सकें बिकॉज यू आर नॉट अ अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ. सो दिस इज द basic concept, basic idea of DLC to provide this course within this range. All right, now coming back to classes, coming back to the topic of the day, which is an attempt to answer as to why 52% of the students failed in exam. तो एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर बहुत एलिमेंटल लेवल पे कि हैं क्या क्वेश्चंस. अब जैसे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हैं करीबन 12% जो पूछे गए, मतलब 100 में से 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ इंडेक्स बेस्ड. आप इंडेक्स सबके प्रिंट आउट करा के आगे देखेंगे, सिर्फ इंडेक्स भी आप एक बार देख लेंगे तो उनका आंसर इजीली लोकेट कर पाएंगे. यानी हेडर बेस्ड क्वेश्चंस, सेक्शन 52 कंस्टिट्यूट व्हाट, राइट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सीधा के सीधा सेक्शन का रेफरेंस नंबर है और सेक्शन के हेडर से जो मार्जिनल नोट है उसी से उठा के सवाल पूछिए. आपको डायरेक्ट अंदर तक खोलने की जरूरत नहीं है. तो ये है 12%. ये तो नंबर पक्के हैं अपने, इनमें तो कोई नंबर नहीं जाने वाला है. आपका टारगेट है 45 मार्क्स हैं तो अपना टारगेट अराउंड 50 हम रखेंगे. 50 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए. बियॉन्ड दैट वी विल कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी अ फेलियर. वी विल नॉट फेल दिस एग्जाम. 50 से कम तो आने ही नहीं चाहिए. दूसरा, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन. सब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? इंडेक्स बेस्ड मतलब कि इंडेक्स में डायरेक्ट सेक्शन नंबर का रेफरेंस दे दिया और आपने वहां से आंसर्स पिक कर लिए. सेक्शन बेस्ड से मतलब है कि सेक्शंस के अंदर के आपको डायरेक्ट खोलने की जिनमें जरूरत पड़ने वाली है. तो सबसे वन क्या है? क्वेश्चंस फॉर विच मेन टेक्स्ट ऑफ द डायरेक्ट इज रिफर्ड. इसको कहते हैं सेक्शन बेस्ड. अब इनको हमने कैटेगराइज कर रखा है 3 कैटेगरी में. पहली कैटेगरी क्या है? व्हेन रेफरेंस टू सेक्शन नंबर इज गिवन. अब रेफरेंस टू सेक्शन नंबर इज गिवन मतलब सेक्शन 31 ऑफ दैट एक्ट या ब्लैंक ऑफ दैट एक्ट कंटेन्स दिस, या फिर उसमें दिए हैं कितने डेज, या फिर उसमें कौन सी अथॉरिटी मेंशन है. ऐसी कोई भी डिटेल जो कि आपको पर्टिकुलरली बेयर एक्ट के टेक्स्ट में आपको रेफर करके मिलेगी. फॉर दैट पर्पज जैसे बताया था कि कमीशंस जो हैं वो कितनी कैटेगरी के लिए हैं, किन किन
चीज़ों के लिए इशू कर सकता है कोर्ट सेक्शन 75 में। तो कैटेगरीज दी गई हैं ABCDE, ऐसी कैटेगरीज में दिया गया है। पर्टिकुलरली उन्होंने पूछ लिया 75 की C कैटेगरी में क्या दिया गया है। तो यू नो द हेडर ऑफ द सेक्शन 75 इज कमीशंस, यू नो दैट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इंडेक्स बेस देख के तो उसका सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो आप जाएंगे फिर मेन टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट, और वहां जाके आप जब देखेंगे 75 का क्लॉज C, तो उसमें आपको आंसर क्लियरली मिल जाने वाला है। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। जब रेफरेंस नंबर दिया है सेक्शन का, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी इजी। आपने सिंपली बेयर एक्ट उठाया, बेयर एक्ट उठा के वो सेक्शन नंबर पढ़ा, सेक्शन नंबर के अंदर की चीजें पढ़ी और अपना आंसर टिक कर लिया। हम पर्टिकुलरली आंसर्स पे भी जाके देखने वाले हैं। हर कैटेगरी में एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे हिट करने वाला हूँ आपके पर्पस के लिए, कि आपको समझ में आ जाए कि आंसर्स क्या हैं। ऑलराइट, फिर अमेंडमेंट्स पे आते हैं। अमेंडमेंट क्या होते हैं, जैसे बोल दिया कि CPC के 2005 अमेंडमेंट में क्या क्या दिया गया है, लिस्ट दे दी उन्होंने, उनमें से बता दिया आपने इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपने एलिमिनेट कर दिया कि हाँ ये 3 चीज़ें तो अमेंडमेंट कवर करता है, पर इसके बाद अमेंडमेंट कवर नहीं करता है। अब ये भी चीज़ें आप बेयर एक्ट में से ढूंढ सकते हैं, जो नीचे एक लाइन खींची रहती है, उसके नीचे आपके फुटनोट्स में पर्टिकुलरली दिया रहता है कि इंसर्टेड बाय 2016 अमेंडमेंट, इंसर्टेड बाय 2019 अमेंडमेंट, या इंसर्टेड बाय 81st अमेंडमेंट। पर होता क्या है कि आप एंटायर बेयर एक्ट उसके लिए पलटने का टाइम शायद आपके पास ना हो, या फिर उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। इसलिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अमेंडमेंट बेस्ड होते हैं, वो सिर्फ कंस्टिट्यूट करना है 4 नंबर के। आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, मैं पढ़ा सब दूंगा, बट दिस इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि 4% है। 4% यानी 4 सवाल इलस्ट्रेशन बेस्ड। इलस्ट्रेशन बेस्ड से मतलब है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कोअर्जन का कोई इलस्ट्रेशन दे दिया, या फिर रॉबरी या थेफ्ट का कोई उन्होंने इलस्ट्रेशन दे दिया, इलस्ट्रेशन में से कोई सवाल पूछ लिया, या सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि रेस जस्टे की बात करता है, उसमें से कोई एक इलस्ट्रेशन उनने कवर कर दिया और इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल पूछ लिया। ऑलराइट, तो वैसे सवाल वो भी यहाँ पे 4 ही हैं, 4 ही सवाल वहाँ पे पूछे गए हैं। When reference to section number is not given, this is the reason why 52% of the candidates fail. अब देखिए दोस्तों, this constitute 45, almost 45% of the whole exam, यानी 45 सवाल आपके ऐसे दिए उन्होंने पिछले एग्जाम में, जो कि थे आपके किस बेस्ड, वो थे आपके जहां लोकेट करना पड़ेगा आपको बेयर एक्ट के अंदर। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पर आपको टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको लोकेट करना पता होना चाहिए कि प्रीसेप्ट कहाँ दिया है, राइट, केविएट कहाँ दिया है। फिर आप वहाँ पर जाएंगे और इंटरनली कोई एक सवाल दिया जाएगा, चाहे वो इलस्ट्रेशन से हो, एग्जाम्पल से हो, एक्सप्लेनेशन से हो, या उसी में प्रोवाइजो से हो, या मेन टेक्स्ट ऑफ द बॉडी से हो। तो वो आपको पर्टिकुलर लोकेट करना चाहिए। जैसे एडजर्नमेंट से रिलेटेड सवाल है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर 17 में एडजर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है। अब नंबर ऑफ एडजर्नमेंट कितने होंगे, यदि उन्होंने ऐसा सवाल हुआ तो सबसे पहले क्या जाना चाहिए कि भाई एडजर्नमेंट कहाँ दिया है बेयर एक्ट में, CPC में। फिर आपने ऑर्डर नंबर निकाल दिया, फिर उसमें मान लीजिए 3 या 4 रूल्स दिए गए हैं, तो आप उन 4 रूल्स को पढ़ेंगे और वहाँ से आप जवाब निकालेंगे कि एडजर्नमेंट टोटल कितने अलाउड हैं बाय द कोर्ट, और क्या उसमें रिलैक्सेशन हो सकता है या इट इज़ मैंडेटरी और नॉट। तो ऐसे सवाल, क्योंकि इनकी संख्या थी 45, तो उसमें बच्चे फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने थरो रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट नहीं करी थी, उन्हें पता नहीं था कि इस पर्टिकुलर सेक्शंस का लोकेशन कहाँ पर है। नाउ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन अराइजेज इन पर्टिकुलरली प्रोसीजरल कोड, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर इंडियन पीनल कोड, जो कोर कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। क्यों दिक्कत आएगी वहाँ पे? वहाँ पे दिक्कत आने का क्वेश्चन इसलिए अराइज होता है, वहाँ पे दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि बहुत बड़ा इंडेक्स है, या फिर आप पूरे इंडेक्स को पढ़िए, और अगर आप पूरे इंडेक्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन था फेलियर का। केस लॉस कितने पूछे? 9%। आपको आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे अपलोड सारे कर देने वाले हैं, उसकी वीडियो बना देंगे हम आपके लिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेयर एक्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको लीगल नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज है या नहीं है। ये भी अपन क्वेश्चन देख के वहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से अपन पता करेंगे। अब सबके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 16, ये इंडेक्स बेस्ड सवाल है। अब यहाँ पे सेट बी में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन ऑफ द
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब आपने अपना इंडेक्स देखा, वहां पे देखा आपने, यहाँ पे 4 कैटेगरी दी गई हैं, सेक्शन नंबर 275, सेक्शन नंबर 325, सेक्शन नंबर 383 और सेक्शन नंबर 395। आप इंडेक्स में आपने इन चारों सेक्शंस को पढ़ा, जहां भी रेफरेंस दिया गया होगा, जहां भी इंडेक्स में रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहां पे टिक कर देंगे। तो दिस इज वेरी इजी, राइट। 12 में से 12 की एक्यूरेसी यहां पे हम ला सकते हैं अगर पिछला वाला पैटर्न फॉलो हुआ तो। अगला क्वेश्चन क्या है, 5th भी उसी का पार्ट है। अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बेल, मे नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 मतलब ये यहाँ पे क्या डायरेक्ट कर रहे हैं आपको कि डायरेक्टली गो टू सेक्शन 438 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन गो टू दैट स्पेसिफिक प्रोविजन विच इज टेलिंग यू कि आप बेल किन कंडीशंस में नहीं दे सकते हैं। फिर आप उसमें से ऑप्शन पढ़ें, अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 AP, accused of an offense under section 376 DA, accused of an offense under section 376 DB। अब आंसर क्या है इसका, D 1 2 3। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन ऐसा होगा जहां पे दिया होगा कि इन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस के लिए यू कैन नॉट गिव बेल। तो डायरेक्टली अपन ने 438 सेक्शन नंबर पे जंप किया क्योंकि द क्वेश्चन इटसेल्फ इज डायरेक्टिंग अस टू गो देयर। देन वी विल लोकेट कि किन कंडीशंस में बेल नहीं मिल सकती है, उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोविजन होगा जिसमें तीनों ऑप्शंस इंक्लूडेड होंगे। तो इसमें तो 100% एक्यूरेसी आने वाली है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 16, राइट। अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 द अपेलेट कोर्ट में परमिट एन इशू फॉर ट्रायल टू लोअर कोर्ट, में रेमिट एन इशू फॉर ट्रायल टू लोअर कोर्ट, यानी अपीलेट कोर्ट रेमिट कर रहा है केस लोअर कोर्ट को। अब ये क्या है, ऑर्डर 41 रूल 23, ऑर्डर 41 रूल 23A 24 और 25, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। आपने ये चारों पढ़े, उसके हेडर पढ़े और आपने डायरेक्ट हेडर पढ़ के इसका आंसर टिक कर दिया क्योंकि रेफरेंस दिया है पर्टिकुलर सेक्शन को। तो दिस इज इजी, ऑलराइट। अब अगली कैटेगरी पे आते हैं। अगली कैटेगरी क्या है अपनी, अगली कैटेगरी है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस फॉर विच मेन टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट इज टू बी रेफर्ड। इसलिए तो मेन टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट भी रेफर नहीं कर रहे, यहाँ पे करने हैं। पहली कैटेगरी व्हेन रेफरेंस टू सेक्शन नंबर इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 31 66 वैसे है। तो 31 और 66 अपन फटाफट यहाँ पे डील कर लेते हैं। ये पूरी टेक्स्ट, वो पूरा एनालिसिस, ये पूरा टेलीग्राम पे हमारा अभी के अभी अपलोड हो जाएगा, जैसे ये वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसके पहले ही अपलोड हो जाएगा। सो यू कैन रेफर दिस। 31 सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अब इन्हें सबसे पहले रेफरेंस का दिया, आप क्या खोलें। बेसिकली क्वेश्चन ये बता रहा है आपको फ्रॉम द गिवन बेयर एक्ट कौन सा बेयर एक्ट आपको खोल के रखना है, तो आपको ये बेयर एक्ट खोल के रखना है। प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग grounds for restitution of conjugal rights, grounds for judicial separation, grounds for divorce। अब 13 सब क्लॉज 1 है, इसमें 1 और 2 इसका आंसर है। 1 और 2 यानी ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन और ग्राउंड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आई होप दिस इज राइट। थर्टी 31 का आंसर ना, कोड बी में 31 का आंसर 31 है बी। ग्राउंड फॉर डिवोर्स तो दिया ही है 13 में, सेक्शन नंबर 13 में, और ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन भी दिया 13(1)A और 13(1)B में, ये तो नहीं दिया है। तो दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर की इज रॉन्ग, क्योंकि ये भी सेट बी है और अपन ने सेट बी में ही जाके उसका आंसर देखा है। Alright, so my team didn't go through the technically या फिर clerically did this job. This is wrong. This particular answer की is wrong. 31 का B नहीं हो सकता है क्योंकि grounds for divorce तो उसमें दिया ही है, header ही में दिया है, section 13 contains what? Grounds for divorce. तो this is wrong. Alright, 31 आपके लिए गलत है। अब 31 को क्वेश्चन को गलत मार्क कर सकते हैं। 66 अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 66 ना, हाँ 66 पे आइए। इनकम डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
अब इसमें दिया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 24, ये इसका पर्टिकुलर आंसर है। अब देखिए जो इंडेक्स में लिखा होगा वो क्या लिखा होगा, सेक्शन 2 डेफिनेशंस, तो आपको इंडेक्स पढ़ के इसका जवाब नहीं मिल रहा है। इन्होंने स्पेसिफिकली लोकेट कर दिया कि आप क्या क्या पढ़िए, आप पढ़िए 2 का 31 डेफिनेशन क्लॉज 2 का सबसेक्शन 31, या फिर आप पढ़िए डेफिनेशन क्लॉज सबसेक्शन 2 का 24, या फिर 2 का 9, या फिर सेक्शन 3। आपको कुछ नहीं करना, आपने ये चारों सेक्शन पढ़े। इनकम ऐसा लिखा होगा इन्वर्टेड कॉमा में, इनकम इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन, तो आपने इनकम पढ़ा, आपको पता चला 224 में इनकम हेडर है, तो आपने उसका आंसर वहीं के वहीं टिक कर लिया। तो दिस इज वेरी इजी। इनमें भी जितने क्वेश्चन हैं आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ भी करना की जरूरत नहीं। और ये 7 हो रहे हैं, तो 12 और 7 तो अपने पक्के हो गए, राइट। 12 and 7 ये मार्क्स आपके पक्के हैं, ये मार्क्स आपके कहीं भी जाने नहीं है। अगर आपको बेसिक रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग भी आपको आती है, इवन इफ यू आर नॉट रिलेटेड टू लॉ, यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। तो 19 नंबर तो यहीं पक्के हो गए, राइट। 19 नंबर तो आपके यहीं पक्के हो गए, 19%। अब आपको अगर पास ही करना है एग्जाम तो 26 क्वेश्चंस करने हैं। अब 26 क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं, अगर आप सब कुछ क्यूमुलेटिव असेसमेंट करें तो 19% तो अपन ने यहीं कवर कर दिया, ये तो यहीं के ही खत्म हो गए। अमेंडमेंट्स इनने 4 पूछे हैं, छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपको नहीं आया। इलस्ट्रेशन 4 पूछे, छोड़ दीजिए, मान लो नहीं आया आपको। वैसे ये भी फेयरली इजी हैं, 2 से 3 तो इसमें भी आपके सही हो जाएंगे। व्हेन रेफरेंस टू सेक्शन नंबर इज नॉट गिवन। अब ऐसे कौन सी चीजें हैं जहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया होता है क्वेश्चंस का, तो अपन क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे रेफरेंस टू बेयर एक्ट इज नॉट गिवन, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट गिवन। आपको बेयर एक्ट के अंदर लोकेट करना आना चाहिए। Which of the following is incorrect with respect to diary of proceeding and investigation as per code of criminal procedure? अब डायरी के रेफरेंस में अगर आपको पता है कि डायरी कहाँ दिया है तो आप इजीली इसे लोकेट कर लोगे, इजीली इसका आंसर कर दोगे। 172 आपने खोला, आपने इसका आंसर दे दिया। जैसे ही आपने पढ़ा तो आपको पता है डायरी में बी यूज्ड एज एविडेंस। पर जब तक until unless you do not know where diary, the mentioning of the diary is given, chapter 12 related to investigation में जब आप इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, चैप्टर 12 पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 172 पे जाएंगे तो पुलिस डायरी के बारे में, जनरल डायरी के बारे में डिस्कशन किया गया है। उन जनरल डायरी में आप देखेंगे कि डायरी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। प्रोवाइजो में नहीं जाना, मेन टेक्स्ट में जा रहे हैं। इसमें डायरेक्टली क्या दिया, वर्ड क्या है पहले, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यानी नेगेटिव क्वेश्चंस हो गए, नेगेटिव यानी इट इज नेगेटिंग द एंटायर स्टेटमेंट। उस नेगेशन में फिर अपन को जाना है, मतलब कि प्रोवाइजोस देखने हैं कि कहाँ कहाँ डायरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब ये कहना है डायरी मे बी यूज्ड एज एविडेंस विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डायरी पुलिस बनाती है, उसका एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन द चार्ज। मेंशन्ड इन व्हाट, मेंशन्ड इन चार्ज। तो पढ़ना क्या है, डायरेक्शन क्या दे रहे हैं ये कि चार्ज में क्या आप लिख सकते हैं, चार्ज में क्या आप नहीं लिख सकते हैं। तो चार्ज में अपन क्या लिख सकते हैं, मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस लिख सकते हैं क्या, मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस बिल्कुल लिख सकते हैं। चार्ज दिया क्या है, 211 से शुरू है। और ये मैनर वाली बात कहाँ है, 212, 213, मेन 213 में दिया गया है। तो जब आप 213 पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली चार्ज आपको लोकेट करना आना चाहिए, वो हेडर से आप लोकेट कर लेंगे। हेडर से ही मतलब इंडेक्स से ही आप देखेंगे व्हेन मैनर इज टू बी स्पेसिफाइड, इंडेक्स से ही हो जाएगा ये काम। ये सेक्शन 203 में दिया है। फिर आप वहां पे पढ़ेंगे उस टेक्स्ट को एक बार। हो सकता है मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक ये कार्य नहीं किया होगा, एक भी बार सीआरपीसी का बेयर एक्ट खोलकर नहीं देखा होगा। उन्होंने 20 मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन पढ़ के वो कॉलेज में गए होंगे, उन्होंने आंसर लिख दिए होंगे, इस करके वो पास हो गए होंगे। बट नो वरीज, मैं आपको बेयर एक्ट का एक एक टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप आंसर लोकेट कर पाएंगे। अब यहाँ आते हैं, ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट सर्टेन टाइम एट प्लेस। थेफ्ट में क्या मैनर जरूरी है, चीटिंग में क्या मैनर जरूरी है, डिसओबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ लॉ में क्या मैनर जरूरी है, चार्ज में कि किस तरीके की ऑफेंस कारित किया गया। जैसे चीटिंग की गई तो क्या सिर्फ चीटिंग लिखने से चार्ज कंप्लीट हो जाएगा या फिर पूरा मैनर बताना था किस तरीके से चीटिंग करी। ए इज अक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस, क्या इसमें मैनर बताना जरूरी है, तो इसमें लिखा है नॉट रिक्वायर्ड। अगेन ना नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिंग द एंटायर स्टेटमेंट, अब इसमें लिखा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड में मतलब कि सीधा का सीधा आपने लिख दिया ही हैज कमिटेड थेफ्ट और उसको अपन एक कंप्लीट चार्ज मान लेंगे।
अब नॉट रिक्वायर्ड तो किस में नॉट रिक्वायर्ड होगा? थेफ्ट में। थेफ्ट में आपको मैनर बताने की जरूरत नहीं है, इनमें आपको मैनर बताने की जरूरत है। वो क्यों है? क्योंकि ये अगर आप मैनर नहीं बताएंगे तो अक्यूज्ड को नॉलेज नहीं आएगा कि मैंने कौन सा ऐसा ऑफेंस था जिसको कमिट किया था। ऑलराइट, तो इसका हो जाएगा आंसर ए। अब इसमें इन तरीके के क्वेश्चन में आपको लोकेट करना आना चाहिए। आंसर तो दिया है बेयर एक्ट में, पर आपको लोकेट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, विद इन द टाइम फ्रेम आपको कितना पढ़ना है, वो जरूरी है। दोस्तों अगर अपन इस सवाल को देखें, हाँ ये सेट बी ही है, इंग्लिश में है ये सेट। ये 100 क्वेश्चन हैं, ईच कैरीज 1 मार्क। 100 सवाल आपको करने हैं, 3 घंटे में करने हैं। मतलब क्या हुआ? 180 मिनट्स हैं एक सवाल 100 सवाल करने की, यानी 1.8 मिनट अगर उसको अपन वैसे देखें, लगभग 2 मिनट है आपके पास एक सवाल करने के लिए ऑलमोस्ट। अगर आपको पास नहीं होना है या फिर कुछ सवाल आप छोड़ देंगे तो लगभग 2 मिनट मिल रहे हैं। अब 2 मिनट में आपको बेयर एक्ट में लोकेट करना है, लोकेट करके फिर उसके अंदर की चीज़ें पढ़नी है, अंदर की चीज़ें पढ़ के फिर बाकी 3 को एलिमिनेट करके उसका आंसर टिक करना है। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। 1 मिनट में एक सवाल भी होता तो भी वो इतना कठिन नहीं होता लॉ का पेपर जितना आप सोच रहे हैं। आप आसानी से कर लेंगे। एक बार बस पूरे के पूरे बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं, थरोली पढ़ने हैं, उनकी एलिमेंट्री चीज़ें आपको जाननी हैं, और वो जानने के बाद फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, वेदर यू बाई दिस कोर्स और नॉट, वेदर यू आर विथ मी और नॉट। बस इतना करके चले आइए, बिकॉज दिस कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट अराउंड 45% ऑफ द मार्क्स। ऑलराइट, अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी सवालों की कौन सी है? राइट, केस लॉस बेस्ड सवाल। अब केस लॉस किस तरीके के पूछते हैं, ये भी एक सवाल होंगे, तो इनको अपन सभी को देख लेते हैं। 9% हैं ये। 9% में 22, 37, 41, इन तीनों को खोल के देखते हैं। 22, 37, 41, राइट। 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस? अब ये सवाल था 1 साल पुराना, है ना। तब तक केस आ चुके थे, पंडित राव का भी केस आ गया था, अर्जुन पंडित राव। तो लैंडमार्क है जो रीअफर्म कर रहा है कुछ चीज़ों को और डिसअफर्म कर रहा है कुछ चीज़ों को, राइट। पर ये गए अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, यानी पुराना केस। पुराने केस पर क्यों गई? ये पूछ तो ये भी सकते थे, अर्जुन पंडित राव का केस जो कि लैंडमार्क केस है, तब तक आ भी चुका था, सुप्रीम कोर्ट का है, पर वो रीसेंट केसेस आपसे नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले तो रीसेंट केसेस को एलिमिनेट कर दीजिए, लैंडमार्क केसेस को पकड़ लीजिए। ये काम अपन ने कर लिया। मतलब कि लाइव लॉ खोल के सारी चीजें पढ़ने की जरूरत अभी अपन को नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम। पर्पस ऑफ दिस एग्जाम में आपने हर सब्जेक्ट के जो लैंडमार्क सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, राइट, मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स है जैसे सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ऐसे कुछ 3 से 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ हो गए, इनमें कुछ जो लैंडमार्क केसेस है उसकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उन्हें पढ़ना। मतलब कि हार्डली अपन को एक सब्जेक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन बारिंग कॉन्स्टिट्यूशन, पीआईएल, किसी भी एक सब्जेक्ट से अपन को 20 से 25 से ज़्यादा जजमेंट पढ़ के नहीं जाना है। फंसे तो फंसे, नहीं फंसे तो नहीं फंसे। अब इनने कह दिया अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, ये वाला केस लैंडमार्क केस है, इंडियन एविडेंस एक्ट का केस है। आप इंडियन एविडेंस एक्ट में जब भी 65A 65B पढ़ेंगे, 65A 65B जब भी आप पढ़ेंगे, 65A 65B, then you will come across this particular section, right? And whenever you come across this particular landmark, तो this is considered a landmark case। तो landmark case पे आप क्लिक कर देंगे, we'll provide you with that information। अगले पे आते हैं। अगला है 37। 37 क्या कह रहा है? In which of the following cases may be considered as the first reported case of PIL in India? A first reported PIL of India is a bit मतलब it is clear कि वो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। इस टाइम पे अपने सीजीआई जो थे वो थे वाई.बी. चंद्रचूड़ सर, ऑनरेबल जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़। बस आप इस जवाब को, आंसर को याद रखें कि हुसैनारा खातून 1979 का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट। दिस इज वॉज द फर्स्ट केस ऑफ पीआईएल। ये हम अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी कवर कर चुके हैं, अपने जो डिटेल्ड एमसीक्यू करे हैं पीवाईक्यू के उनमें भी कवर कर चुके हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस केस, दिस इज इंपॉर्टेंट केस। मतलब ऐसे पेरीफेरी सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछ रहे हैं, लैंडमार्क सवाल पूछ रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड। तो केस लॉ की बिल्कुल हैसल नहीं करनी। अगर आपने लैंडमार्क भी पढ़ के चले गए तो 9 में से 7 तो आप कवर करने वाले हैं विदाउट एनी हैसल। तो जो भी आपसे कह रहा है कि इस बार आप अटेम्प्ट ना दें, बहुत हल्के में मान लें, बिल्कुल हल्के मत लें। बस जो एलिमेंटल चीज़ें हैं उन्हें पढ़ के जाएं,
और ये एग्जाम आपका निकलने वाला है। 41 भी देख लेते हैं, 41 क्या है। In which of the following landmark case it was held that principles of natural justice were not applicable to judicial and quasi-judicial function but to administrative functions? एक करियप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे सिमिलर एक सवाल अपन ने पहले भी अपनी एमसीक्यू सीरीज में कर रखा है, तो आप एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है उसको जरूर देखें, उसमें ये सवाल हम लोग ने कर रखा है। ऑलराइट, ये भी लैंडमार्क केस है, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि लैंडमार्क केस है। हेल्ड किया गया, कोई चीज हेल्ड की गई, रीअफर्म नहीं करी गई, रीआइटरेट नहीं करी गई, हेल्ड करी गई। कोई एक नई प्रिंसिपल ऑफ लॉ को कोर्ट ने, द ऑनरेबल चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया, लॉ ऑफ द लैंड, विच इज कंसिडर्ड टू बी लैंडमार्क, क्योंकि बेंच की संख्या भी अधिक थी, उसको बार बार प्रेसिडेंट के तौर पे साइट किया गया अलग अलग जजमेंट्स में, देन अ जजमेंट बिकम्स अ लैंडमार्क जजमेंट। ऑलराइट, तो ऐसे जजमेंट को अगर आपने कुछ 20 से 25 जजमेंट हर एक कॉन्सेप्ट से एक लैंडमार्क पढ़ लिया तो आपका काम हो जाने वाला है, जिसकी एक डिटेल्ड लिस्ट वीडियो हम निकालने वाले हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट नॉट बेस्ड, नॉट प्रोवाइडेड इन बेयर एक्ट, स्टैटिक नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड। अब ये क्या है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अगर अच्छे से आपने अपना कॉलेज पढ़ा है तो आप दे दोगे, आपने अगर ये क्रैश कोर्स किया तो भी आप दे दोगे, पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अभी से करना शुरू कर रहे हैं तो मे बी यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस फिर ऊपर से जाने वाले हैं। दिस कंस्टिट्यूट 19 ऑलमोस्ट 25% यानी 1/5 ऑफ द एग्जाम यहाँ से आएगा। अब ये किस तरीके के सवाल है मैं बता देता हूँ। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7, राइट, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is material for deciding the jurisdiction of civil code? मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट, क्या डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं अपन जुरिस्डिक्शन, किस चीज का जुरिस्डिक्शन, सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। किस कंटेक्स्ट में देखना है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जब जुरिस्डिक्शन देखना है तो कहाँ से कहाँ तक देखना है, 16 से शुरू करना है, 17 देखना है, 18 देखना है, 19 देखना है, 20 देखना है, 21 देखना है, उसके बाद हमें नहीं देखना है क्योंकि फिर ट्रांसफर शुरू हो जाता है 22 से, वो हमें नहीं देखना, बस इतना देखना है। अब क्या पढ़ना है जुरिस्डिक्शन के लिए, अवर्मेंट मेड्स इन द प्लेंट, अवर्मेंट मेड्स इन द रिटर्न स्टेटमेंट। क्या जवाब उन सेक्शन में मिलेगा, नहीं मिलेगा, जवाब आपको कहीं और मिलेगा, क्योंकि ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड। जब प्लेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से जो जुरिस्डिक्शनल इशू निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से फिर इसका जवाब मिलेगा। तो अब इसमें लिखा है अवर्मेंट मेड्स इन द प्लेंट, मतलब डिफेंडेंट की बात नहीं सुनी जानी, प्लेंट जो प्लेंटिफ ने दी उसको पढ़ के उसका जुरिस्डिक्शन तय होगा। डिफेंडेंट उसे कंटेस्ट करेगा अपने बेसिस पे, पर प्राइमा फेसाई जो जुरिस्डिक्शन हम लोग डील करेंगे, जो कोर्ट डिसाइड करेगा कि दिस कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू हियर द केस, दैट वुड बी बेस्ड ऑन प्लेंट। तो इसका जवाब है। पर आपको यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, आपको कॉन्सेप्ट क्या नॉलेज होना चाहिए। जो एलिमेंट्री नॉलेज है वो तो मैं आपको दे दूंगा, तो दैट विल हेल्प यू कि अगर आप बहुत अच्छे से उन पूरी हमारी लेक्चर सीरीज को देखेंगे, एक एक वर्ड मेरा पकड़ेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को भी डील करने में सक्षम बन पाएंगे। मैं सारों की तो नहीं कह रहा, पर हाँ कुछ हद तक 50% तक तो आप ऐसी चीज़ें कवर कर लोगे, क्योंकि बहुत ही पेरीफेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं कुछ आपको बुक्स बता दूंगा कि जहाँ से आपने अगर ऑब्जेक्टिव्स लगा लिए तो भी ये सवाल आप पे बन जाने वाले हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपके लिए है, आप इसे दीजिए और इसे इसी बार पास कीजिए। डीएलसी का उद्देश्य कोर्स बेचना नहीं है, डीएलसी का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें, डीएलसी का उद्देश्य ये है कि कोई भी स्टूडेंट इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वाले एग्ज़ाम में फेल ना हो। डीएलसी का उद्देश्य है, बहुत ही गंभीरता से, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी के साथ हम आपको अटेम्प्ट करेंगे पढ़ाना। कोशिश हमारी ये है कि आप सब इसमें उत्तीर्ण हो, पास हो। कोर्स मैंने आपको बता दिया है, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको हमें सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, इस पर्टिकुलर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे हर एक बच्चे के मन में जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड डर है वो आज के आज ख़त्म हो जाना चाहिए माय फ्रेंड्स। विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर। I hope it was informative to you. The text of this lecture as well as the marked PDF of AIB 18th with answer key मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा। Stay tuned for more of this. Keep liking us, keep subscribing us and keep supporting us. Thank you all for being here. Thank you.